वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप देखना शुरू कर चुके हैं मॉर्निंग वॉइस। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन और इस बुलेटिन की शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर दरअसल बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार में नीतीश कुमार आज एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। उनके साथ दो डिप्टी सीएम भी आज शपथ लेंगे। नीतीश कुमार आज फिर बनेंगे मुख्यमंत्री। आज शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में है। नीतीश कुमार आज फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दो डिप्टी सीएम बीजेपी के खाते में। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे इस कार्यक्रम में। नए मंत्रिमंडल में एनडीए के सहयोगियों को जगह भी दी गई है। तो नीतीश कुमार आज 10वीं बार दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में पटना के गांधी मैदान में यह आयोजित होगा। नई सरकार में दो उप मुख्यमंत्री होंगे, दोनों बीजेपी से होंगे, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, जो पिछली सरकार में भी थे। एनडीए गठबंधन की साझेदारी के तहत जेडीयू, बीजेपी और अन्य सहयोगी दलों के कैबिनेट में प्रतिनिधि मिलेगा। लगभग 35 सदस्यों वाला प्रतिनिधिमंडल राज्य में प्रशासनिक स्थिरता, विकास कार्यों में। देखिए जरा कब कब ली है नीतीश कुमार ने शपथ। 30 मार्च 2000 को पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। दूसरी बार 30 मार्च 2000 को पहली बार सीएम बने नीतीश कुमार। 30 मार्च 2000 साल 2000 था। फिर नीतीश ने 10 मार्च 2000 को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद नीतीश कुमार की पहली सरकार सिर्फ 7 दिन ही चली थी। 7 दिन में ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था साल 2000 में। 24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार दूसरी बार सीएम बने। 2005 से 2010 तक पहली फुल टर्म एनडीए सरकार बनी। फिर 26 नवंबर 2010 को नीतीश कुमार ने तीसरी बार सीएम पद की शपथ ली। 26 नवंबर 2010 को तीसरी बार बने। फिर 2010 विधानसभा चुनाव में जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने जीत दर्ज कर ली। 2010 के विधानसभा चुनाव में। फिर 2014 में मांझी को सीएम बनाने के बाद जेडीयू में टकराव बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ, जेडीयू ने फिर नीतीश कुमार को अपना नेता चुन लिया। 22 फरवरी 2015 को चौथी बार सीएम बन गए। तब मांझी हटे और नीतीश ने सीएम की कुर्सी संभाल ली। 2015 के चुनाव में महागठबंधन को भारी बहुमत मिला। पांचवी बार 20 नवंबर 2015 को सीएम पद की शपथ ली। नीतीश ने 20 नवंबर को सीएम पद की शपथ 5वीं बार ली। इसके अलावा 5वीं बार नीतीश कुमार सीएम बने नवंबर 2015 में। नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने। 2015 का ये जिक्र है। तो उसके बाद क्या हुआ, नीतीश कुमार ने महागठबंधन सरकार से इस्तीफा एकाएक दे दिया और छठी बार 2017 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। छठी बार 27 जुलाई को बीजेपी के साथ समर्थन देने के साथ साथ एनडीए की सरकार बन गई 27 जुलाई 2017 को। तो 7वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। 16 नवंबर 2020 को एनडीए ने 125 सीटों के साथ बहुमत हासिल कर लिया और 7वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हो गए। 2020 चुनावों में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 16 नवंबर 2020 को 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जेडीयू की सीटें घटी और बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी बन गई। और फिर भी एनडीए ने नीतीश को सीएम का चेहरा बनाए रखा। 9 अगस्त 2022 को नीतीश ने फिर एनडीए से रिश्ता तोड़ दिया। एनडीए से तोड़कर महागठबंधन के साथ हाथ मिला लिया और फिर एक बार फिर नीतीश कुमार 8वीं बार सीएम बने 16 अगस्त 2022 को। फिर 10 अगस्त 2022 को 8वीं बार सीएम के पद पर उन्होंने एक बार फिर से कमान संभाली और जनवरी 2024 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया और 28 जनवरी 2024 को वो एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। ये था 9वीं बार, यानी कि 9वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का नेतृत्व फिर हुआ
28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली और अब नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अब समझिए नीतीश कुमार की सरकार में कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं। राजू तिवारी एलजेपी से हो सकते हैं, स्नेहलता कुशवाहा आरएलएम से इस चुनाव में इस मंत्रिमंडल में हो सकती है। रामकृपाल यादव बीजेपी कोटे से मंत्री बन सकते हैं। नितिन नवीन भी बीजेपी कोटे से, संजय सरावगी बीजेपी कोटे से मंत्री बनाए जा सकते हैं। जिवेश मिश्रा बीजेपी कोटे से मंत्री बनाए जा सकते हैं। नीतीश मिश्रा भी बीजेपी कोटे से मंत्री बनाए जा सकते हैं और डॉक्टर सुनील कुमार भी बीजेपी कोटे से मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये वो मंत्री हैं जो ये संभावित मंत्री हैं। बीजेपी कोटे से विजय मंडल का भी नाम आ रहा है। जेडीयू कोटे से श्रवण कुमार, विजय कुमार चौधरी जेडीयू कोटे से इस कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। इसके अलावा अशोक चौधरी भी जेडीयू कोटे से मंत्री हो सकते हैं। विजेंद्र प्रसाद भी जेडीयू कोटे से दरअसल मंत्री संभावित जो मंत्री हैं उनकी लिस्ट में नाम है। राजू तिवारी, स्नेहलता कुशवाहा आरएलएम से, रामकृपाल यादव, नितिन नवीन, संजय सरावगी बीजेपी कोटे से नीतीश की कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। विकास कुमार हमारे संवाददाता बिहार से इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। विकास, दरअसल इस वक्त बिहार के लिए आज एक बड़ा दिन माना जाएगा। एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। पटना के गांधी मैदान में तैयारियां पूरी हो चली हैं। क्या कुछ नजारा है, क्या कुछ इंतजार बिहार के लोगों को है आज की तारीख में? अब्दुल, देखिए, आज बिहार में एक 12 शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। और यह आयोजित समारोह जो है पटना के गांधी मैदान में आयोजित की जाएगी। सुबह के 11 बजे यह समारोह शुरू होगा और मुख्य अतिथि के रूप में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और कई बड़े नेता की वहां पर उपस्थिति होगी और देखने को मिलेगा। कहा जाए इसको लेकर तैयारी पूर्ण कर ली गई है और सुरक्षा व्यवस्था चारों तरफ मुस्तैद है और कहा जाए पुलिस बल चारों तरफ तैनात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार इस बार शपथ ग्रहण समारोह लेंगे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जी अब्दुल, जाहिर है विकास, ये रिकॉर्ड है। आज अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी पटना में होगी, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। इसके अलावा तमाम केंद्रीय मंत्री, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे। तो आज का जो आयोजन होने वाला है शपथ ग्रहण का, वो एक भव्य आयोजन होने वाला है, बड़ा आयोजन होने वाला है। निश्चित रूप में ये बहुत बड़ा आयोजन है बिहार के लिए। देश के कोने कोने से बड़े बड़े जो लीडर हैं, नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं और जो बड़े भाजपा के चेहरे हैं, वह सभी गांधी मैदान में पहुंचेंगे और ये देखने वाला होगा जो सभी पार्टी के भी जो लीडर हैं, जदयू हो, एलजेपी हो, सबके बड़े बड़े नेता वहां पे पहुंचेंगे और बड़ा भव्य समारोह होगा। इस तरह का समारोह शायद ही बिहार में कभी देखने को मिला है। मगर कहा जाए पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था की जो बात है, जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे तो चारों तरफ से घेराबंदी की गई है, नाकेबंदी की गई है, जांच की जा रही है, कोई भी ट्रैफिक को मुस्तैद किया गया है। तो कहीं एक और चीज है ना विकास, अगर देखा जाए इस बार एक बार फिर जो एनडीए को भारी बहुमत मिला इस बार, किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी, किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था और खुद तमाम जो एनडीए के तमाम नेता हैं, जेडीयू के हों या बीजेपी के हों, वो भी ये कहते नजर आए थे कि इतनी तो उम्मीद नहीं की गई थी। ये प्रचंड बहुमत के साथ जो सत्ता पर काबिज हुई है, लगता है जैसा पिछली सरकार में रहा है, कार्यकाल दोनों का रहा है, नीतीश कुमार हो या डिप्टी सीएम दोनों हो, वैसा ही इस बार भी होगा।
क्या लगता है कि किस तरह सरकार चलेगी और पिछला जो टेन्योर गुजरा है वो बेहतर रहा है बिहार के लिए? नीतीश कुमार के शासन काल में बिहार में काम तो हुई है और जनता भी बता रही है जो काम हुई है, और इसी को लेकर इस बार जो जनता ने चुनाव किया है और इनको लाया है दोबारा वापस भारी बहुमत से, तो इस बार लग रहा है जिस तरह से ये दोबारा वापस 10वीं बार शपथ ग्रहण लेंगे तो बड़ा पैमाने पर बिहार में औद्योगिक जो कारखाने हैं उनको लाने की प्रयास की जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। नजर बनाए रखिएगा विकास। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये आज की तारीख बिहार के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ देर के बाद दरअसल प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री तमाम पहुंचेंगे अलग अलग राज्यों के, और केंद्रीय मंत्री भी पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण होने वाला है भव्य। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के गुजरात दौरे पर आज रहने वाले हैं। सूरत, राजकोट में बीजेपी की रणनीतिक बैठकें करते हुए नजर आएंगे। गांधीनगर में विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दरअसल गुजरात में पार्टी पुनर्गठन की अटकलें लगातार तेज होती नजर आ रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर है। उनका कार्यक्रम सूरत और राजकोट में बंद दरवाजों की बैठकों से शुरू हुआ है, जिससे बीजेपी के राज्य इकाई में भविष्य के फेरबदल की उम्मीदें बढ़ गई हैं। उन्होंने सूरत में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, साथ ही स्थानीय नेताओं और उद्योगपतियों से मुलाकात की। राजकोट में अमित शाह ने सहकारी संस्थाओं के सम्मेलन को संबोधित किया है। नेताओं के साथ रणनीतिक चर्चाएं की हैं। इसके बाद उनका रुख गांधीनगर की ओर है, जहां वो विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिहार जाने वाले हैं। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। सुबह तकरीबन 8:55 पर लखनऊ से पटना के लिए रवाना होंगे। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन आज हो रहा है। पटना के गांधी मैदान में 9:55 पर पटना पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिहार के दौरे पर है, जहां वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया जा रहा है। सीएम योगी सुबह तकरीबन 8:55 पर लखनऊ से रवाना होंगे और 9:55 पे पटना पहुंच जाएंगे। 1 घंटे का ऑलमोस्ट है टाइम। उनके आगमन के बाद सीधे वो शपथ ग्रहण स्थल पर जाएंगे, जहां अलग अलग राज्यों के नेता, गणमान्य व्यक्ति वहां उपस्थित होने की संभावना है। दोनों राज्यों के बीच राजनीतिक और प्रशासनिक संबंधों को और मजबूत करने के रूप में देखा जा रहा है। अनुराग तिवारी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से इस समय जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनुराग, जाहिर तौर पर बिहार में पटना में नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण है, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहां पहुंचेंगे। क्या कार्यक्रम है, कब निकलेंगे और कितने बजे वहां पहुंचेंगे, जरा डिटेल दीजिए। अब्दुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिहार के लिए रवाना होंगे और बिहार में 10वीं बार जो है नीतीश कुमार अपनी सरकार बना करके वहां पे शपथ ग्रहण ले रहे गांधी मैदान में। देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार के जो संबंध हैं वो बहुत पुराने रहे हैं और जब सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियां कर रहे थे बिहार में, तब भी वो इस बात का जिक्र करते रहे हैं। अभी की अगर मैं बात करूं तो प्रोटोकॉल लग गया है, बिहार के लिए उनकी रवानगी हो रही है और एयरपोर्ट के लिए कुछ ही वक्त में जो उनका काफिला है वो यहाँ से निकल के एयरपोर्ट और लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से फिर वो पटना एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये रूट मैप उनका पूरा रहना है। हाँ, जाहिर है। देखिए अनुराग, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जिक्र करें, उनकी मौजूदगी इस लिहाज से भी खास है क्योंकि बिहार में हमने देखा था चुनाव प्रचार भी करते हुए नजर आए थे और अब आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होना है। उस लिहाज से भी ये माना जा रहा है कि जो बिहार की जीत है वो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और निश्चित तौर पर जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की वहाँ मौजूदगी होगी, एक अलग ही नज़ारा होगा, एक अलग ही मैसेज होगा।
जी देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का जो क्रेज है वो बिहार में भी जिस जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में है वैसा ही बिहार में भी है। बिहार में भी योगी आदित्यनाथ, जो कि फायर ब्रांड पर्सनालिटी, एक हिंदूवादी छवि के नेता है, वही छवि के नेता वहां पर भी, और वहां के लोग भी बेहद पसंद करते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने कि अब उत्तर प्रदेश की बारी है। साल भर बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है उसकी भी कहीं ना कहीं जो रणभूमि है वो तैयार की जा रही है सभी राजनीतिक दलों द्वारा। जी। अगर मैं सीएम योगी की बात करूं तो सीएम योगी बिहार के लोगों को पसंद है। आज वो जब वहां पहुंचेंगे तो एक हुजूम उनको ही देखने के लिए वहां पर पहुंचा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं तो उनके भी फॉलोअर्स वहां पर पहुंचे। सीएम योगी के कुछ बयान हैं जो बड़े ही वायरल रहे, जिसमें से पप्पू, टप्पू और अप्पू का जो उन्होंने बयान दिया था, जी। और उनकी जो जनसभाओं में लगातार वो बयानबाजी करते आए थे भगवान राम और कृष्ण के विरोधियों को लेकर के, और छठ पूजा के लेकर के, कि जनता इनका साथ नहीं देगी, और कहीं ना कहीं वो हुआ भी। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, पटना, पूर्वी चंपारण वो इलाके हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली का फायदा एनडीए को मिला है। और तो वही आज वही कारण है कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वहां पर चुनाव प्रचार किया और उसका फायदा वहां पर मिलता नजर आया, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम जानते हैं, योगी आदित्यनाथ को एक अच्छे वक्ता के रूप में माने जाते हैं, जाने जाते हैं, रैलियां हो या फिर किसी भी, क्योंकि अलग अलग चुनावों में हमने देखा है जहां पर भी चुनाव होता है स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम रहा है। यही कारण है कि आज उनकी मौजूदगी बिहार में होने वाली है। जी, अपने बेशक बात देश में हमेशा उनका नाम, उसके पीछे जो है उनके बयान जो है वो काफी प्रभावशाली है। एक हिंदूवादी छवि के नेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे, तब भी उनके, आज के अगर पुराने बयान आप सुने तब भी वो हिंदूवादी छवि के नेता रहे। गोरखनाथ भट्ट जो है वो बाबा अवैधनाथ के बाद जो है वो हिंदूवादी छवि की ओर एकदम बढ़ा, और योगी आदित्यनाथ आज उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अन्य राज्यों में भी सीएम योगी का जलवा कायम है। वो बार बार नेता के तौर पे और स्टार प्रचारक की लिस्ट में होते हैं, और बेशक ये है कि एनडीए की जो जीत बिहार में हुई है उसमें योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा रोल रहा है। देखिए, एक के बाद एक जनसभाएं, वहाँ पर बयान, और उसका एक बड़ा असर पड़ा है। अगर मैं पटना की बात करूँ, जो पटना में रैली करी थी उसमें एक बड़ा हुजूम आया। ठीक है अनुराग, जाहिर है, देखिए अब ये देखना होगा क्योंकि वहां से भी प्रोटोकॉल आप बता रहे हैं लग चुका है। अब से 1-2 घंटे के भीतर भीतर वहां पर बिहार पहुंच जाएंगे, और उनकी मौजूदगी निश्चित तौर पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिहार के पटना में आज शपथ ग्रहण में मौजूदगी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 नवंबर के बीच में दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में आयोजित 20वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की मेजबानी में आयोजित हुआ है। प्रधानमंत्री इस वैश्विक मंच पर G20 एजेंडे से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद है वो शिखर सम्मेलन के सभी 3 सत्रों को संबोधित करेंगे और वैश्विक अर्थव्यवस्था, विकास, समावेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे विषयों पर भारत की प्राथमिकताओं और सुझावों को रेखांकित करेंगे। इधर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर धरना दिया है। उन्होंने कहा है कि पेराई सत्र घोषित हो चुका है और मिलों ने पेराई भी शुरू कर दी है, लेकिन किसान अपने बकाया भुगतान की मांग कर रहे हैं। रावत के मुताबिक मिले किसानों को पुराने दाम पर गन्ना बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जबकि किसानों की लागत और आवश्यकताएं बढ़ चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मिलों के मनमाने रेट किसानों पर थोपे जा रहे हैं, जिससे वो आर्थिक रूप से परेशान हो रहे हैं। इसी अन्याय के खिलाफ वो धरने पर बैठे हुए हैं। किसान परेशान है। गन्ना पिराई का सत्र घोषित कर दिया है, पिराई प्रारंभ भी हो गई है। किसान की आवश्यकताएं हैं, वो कह रहा है कि मुझे मेरा पैसा दे दो, तो मिलें कह रही हैं कि पुराने रेट पर लेना है तो ले लो, और नया रेट अभी खुला नहीं है। अब पिछली बार भी नहीं खोला, अब पता नहीं कब तक नहीं खोलेंगे रेट को। जो है किसान को मजबूर कर रहे हैं कि वो मिलों के मनमाने दाम पर अपना गन्ना बेचे, और जबकि किसान न्यूनतम 450 तो मरे दर्जे का मूल्य है, इससे ऊपर ही मूल्य होना चाहिए
प्रति क्विंटल जो है गन्ने का। तो हमने एक तो वो है, दूसरा इकबालपुर चीनी मिल का 100 करोड़ से ज़्यादा बाकी है। तो किसान की क्या गलती है? उसने विश्वास करके आप चीनी मिल को दिया, अब सरकार को देखना चाहिए था कि चीनी मिल उसका भुगतान कर रही है नहीं कर रही है, नहीं तो उसको जेल में डालते। और तुमने वो तो किया नहीं। अब वो 2-3 साल का उनका 100 करोड़ से ज़्यादा का बकाया है। हम एक बार धरने में बैठे, 25-30 करोड़ रुपया दे दिया, उसके बाद फिर चुप्पी। अब ये कैसे चलेगा? तो एक इकबालपुर चीनी मिल का है, और उधर उधम सिंह नगर से लेकर के हरिद्वार तक किसान अपना धान लेकर के खरीद केंद्र पर जा रहा है, उसमें कुछ कह रहे हैं इसमें तो शीलन है, नमी ज़्यादा है, किसी में कुछ कह दे रहे हैं और उसको वापस कर दे रहे हैं या वहाँ लटका दे रहे हैं मामले को, और फिर वो धान उसको जो है बिचौलियों को बेचना पड़ रहा है। तो किसान पूरी तरीके से परेशान है, टूट रहा है। इसलिए हमने ये धरना दिया है, और आज सब साथियों की इच्छा थी, इन सब ने तय किया है कि हम यदि ये किसानों के मन मुताबिक काम नहीं करते हैं तो फिर खादर से भादर और घाड़ तक एक यात्रा निकालेंगे, इसके खिलाफ जन जागरण करेंगे। दरअसल कल की तारीख में हरीश रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के गद्दावर में भुवनेश्वर हैं, धरने पर बैठे हैं, किसानों की समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे रहे। कहते हैं कि जब हम धरने पर बैठते हैं तो कुछ पैसे रिलीज कर दिए जाते हैं सरकार की ओर से किसानों को, लेकिन फिर वही बात सामने आ जाती है। अभय कैंतुरा हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। हमारे संवाददाता देहरादून से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभय, जरा बताइए, कल की तारीख में हरीश रावत धरने पर बैठे रहे किसानों की समस्याओं को लेकर, अभी की क्या स्थिति है? क्या कंटिन्यू ये धरना दिया जा रहा है या फिर एक दिवसीय ये धरना था? देखिए, ये गन्ना किसानों की जो समस्याएं पिछले लंबे समय से है, किसानों की तरफ से लगातार यहाँ पर मांग यहाँ पर की जा रही है सरकार प्रशासन से कि उनकी जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण यहाँ पर किया जाए, क्योंकि गन्ना किसानों की जो समस्याएं उस पर अगर उनके जो फसल का जो भुगतान है अगर वो सही समय पर नहीं होता है तो उससे किसानों के आर्थिक और मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। और हरिद्वार क्षेत्र में ये कहा जा सकता है जिस प्रकार से शुगर मिल की तरफ से गन्ना किसानों के साथ फसल का जो भुगतान होता है उसको केजने में देरी यहाँ पर की जा रही है, उससे गन्ना किसान बड़े हाथ यहाँ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो किसानों की जो मांगे थी, चाहे वो गन्ना मूल्य के बढ़ाने को लेकर हो या फिर जो फसल से जुड़ी हुई जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से लागू करने की मांग को लेकर हो, उस पर लंबे समय यहाँ पर कर रहे थे। कल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार के दौरे पर थे, उन्होंने किसानों की इन मांगों को लेकर किसानों को अपना समर्थन दिया, उनके धरने पर यहाँ पर बैठे रहे और सीधे तौर पर सरकार से उनकी तरफ से मांग यहाँ पर की गई है कि अगर सरकार जल्द ही गन्ना किसानों की मांगों पर कोई विचार नहीं करती है, कोई हल नहीं निकालती है, तो आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी गन्ना किसानों के साथ खड़ी नजर आएगी और उनकी जो मांग है उन मांगों पर उनके साथ आंदोलन करते हुए नजर आएगी। अभी वर्तमान की अगर स्थितियों की हम बात करें तो गन्ना के किसान लगातार वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं और ये कह सकते हैं कि उन्होंने साफ तौर पर अपनी मांगों को लेकर सरकार और प्रशासन से जो मांग यहाँ पर की है, अगर ठोस निर्णय नहीं होता तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करते हुए भी ये किसान नजर आएंगे। जी चलिए, ठीक है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया अभय, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।